गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका AWS क्लास दृष्टि कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। और टॉपिक हमारा इकोनॉमिक्स लेवल है PGT। लास्ट क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक्स के नेचर एंड स्कोप से संबंधित बातें आई थी कि कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की थी। और इकोनॉमिक्स का हमने एक विधिवत टॉपिक शुरू किया था, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें क्या क्या डेफिनेशन है, क्या मूल समस्याएं हैं। तो बेसिकली 6 समस्याएं बताई थी लास्ट क्लास में, और 4 समस्याएं हम सोल्व कर चुके थे कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, और साधनों का ऑप्टिमम प्रयोग। ये 4 समस्याएं हमने कुशलता से प्रयोग साधनों तक का कर लिया था। आर्थिक कुशलता और तकनीकी कुशलता में क्या डिफरेंस है, तकनीकी कुशलता का मतलब क्या है, क्या पॉसिबल है या नहीं है, ये चीजें करी थी। आज हम तो आर्थिक कुशलता में 3 कुशलताएं शामिल होती हैं बच्चों, तकनीकी कुशलता, उपभोग की कुशलता या वितरण कुशलता, और आवंटन विषयक यानी कि उत्पादक की। ये सारी चीजें मिलाकर लास्ट क्लास में हमने आपको समझाई थी कि उत्पादन कुशलता क्या है, तकनीकी कुशलता क्या है, उपभोग यानी कि ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन फॉर कंज्यूमर, और एलोकेशन सेटिस्फेक्शन फॉर प्रोड्यूसर, किस तकनीक का यूज करें, लेबर कैपिटल का रेशियो कैसे यूज करें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो क्या होता है, हल्का से ही बताया था क्योंकि हम अभी इंट्रोडक्शन फेज में ही चल रहे हैं। आज हम जो कर रहे हैं बच्चों, वो देखो टॉपिक आपका क्या चल रहा है, PGT इकोनॉमिक्स। ठीक, एक एक चीज आप क्लियर हम समझाते जाएंगे। AWS का एग्जाम हमारा नेगेटिव मार्किंग होती है, और इसमें हम सब्जेक्ट चला रहे हैं PGT इको। और इकोनॉमिक्स में हमारा जो अभी टॉपिक जो चल रहा है बच्चों, वो चल रहा है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। केंद्रीय समस्याएं, जिसमें 4 समस्याएं हम सोल्व कर चुके हैं। 5वीं क्या है, क्या आपके देश में जो रिसोर्सिज है, जो 5th प्रॉब्लम है, जो रिसोर्सिज हैं, जो संसाधन हैं, क्योंकि अब तक जो आपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की हैं वो मोस्टली माइक्रो रिलेटेड थी। अब पूरे देश की हम बातें करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो जो संसाधन है, इनको फुल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या समझते हो, कि जो भी साधन है, जितने भी साधन हैं, उनका ऑप्टिमम यूज है या नहीं, एफिशिएंसी के हिसाब से। जैसे आपके अंदर 8 घंटे की पढ़ने की क्षमता है, तो आप 8 घंटे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, या 6 घंटे में उठ रहे हो। तो साधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज तो नहीं है, क्योंकि साधन ऑलरेडी दुर्लभ हैं और ऐसे में आप उसका ढंग से यूज नहीं कर रहे हो। यानी कि तकनीकी कुशलता, आवंटन कुशलता, और उपभोग कुशलता या वितरण विषय कुशलता ठीक से यूज नहीं हो रही, तो इसका मतलब साधनों का पूर्ण यूज नहीं हो रहा है। और उत्पादन के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या है, सारा साधन हो और उस साधन का प्रयोग करना, ये पहली कंडीशन है। आज भी वही भारत है, 20 साल पहले भी वही भारत था। जमीन तो उतनी ही है भाई, है ना। अपने देश में लैंड तो उतनी है, लैंड तो बढ़ेगी नहीं। तो क्या आज गेहूं और चावल का उत्पादन पहले से ज्यादा है या कम है। क्या आयरन का उत्पादन भारत में, क्या एनर्जी का प्रोडक्शन इंडिया में पहला ही है या आज भी है। आज भी क्या उतनी बिजली के कट लगते हैं जो पहले लगते थे। आज भी आप सिर्फ कोयला आधारित बिजली यूज कर रहे हो, या आप क्लीन एनर्जी भी यूज करने लगे हो। मतलब क्या है, ये यही होता है कि जो आपकी पोटेंशियल है, क्षमता है इस देश की, उस क्षमता को सही ढंग से यूज करना। उसमें आपकी लेबर भी आ गई, कैपिटल भी आ गया, इन्वेंशन भी आ गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आ गया, पॉपुलेशन भी आ गई। तो आज से पहले भारत के अंदर ऐसा, जैसे ऑनलाइन सेटअप अब आप पढ़ रहे हो, क्या स्टेम ही क्यों हुआ।
ये आज़ादी के बाद ही क्यों नहीं हुआ? क्या समस्याएं थी, क्या खामियां थी? तो जो देश के अंदर जो साधन होते हैं उनका पूर्ण रूप से यूज करना ही पूर्ण रोजगार प्राप्ति होती है। अब जैसे 1930 की मंदी आई है ना, तो पूर्ण साधनों का यूज का मतलब क्या? जो 1930 की मंदी आती है वर्ल्ड में, ग्रेट डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, ये क्वेश्चन वैसे भी पूछा हुआ है। तो ग्रेट डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ? ग्रेट डिप्रेशन का मतलब जो एग्रीगेट डिमांड है ना बच्चों, जिसको हम C+I+G+X-M बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड में विशाल स्तर पर कमी होती है, बड़े स्तर पर, विशाल स्तर पर फॉल डाउन होता है, यानी कि जो डिमांड है वो कम हो जाती है। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि जो ग्रेट डिप्रेशन आया उसमें एक्सेस प्रोडक्शन की समस्या आई, यानी कि अतिरिक्त उत्पादन रह गया, यानी कि जो पहले से ही माल पड़ा है तो इसका मतलब प्रोडक्शन स्टॉप, यानी कि ये बिक नहीं रहा, इसका मतलब इसकी बिक्री नहीं हो रही। बिक्री नहीं हो रही तो क्या न्यू प्रोडक्शन होगा? बोलते जाओ, क्या न्यू प्रोडक्शन नहीं होगा? न्यू प्रोडक्शन नहीं होगा तो स्टॉक क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बिक रहा नहीं। अब जब स्टॉक बढ़ रहा है, न्यू प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बिक्री नहीं हो रही है, तो छटनी, उद्योगों में छटनी शुरू हो जाएगी। छटनी शुरू हो जाएगी तो क्या शुरू हो जाएगी देश के अंदर? बेरोजगारी। और बेरोजगारी शुरू हो गई, बढ़ गई, तो मार्केट क्या हो जाएगा? इन सब चीजों से क्या होगा? ये सारे देखो आपस में लिंकिंग होती है इकोनॉमिक्स में, यही फायदा पढ़ने का। इन सब से क्या होगा कि जो मार्केट है वो श्रिंक होगा। श्रिंक का मतलब होता है मार्केट सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो इसका मतलब, मार्केट सिकुड़ने का मतलब होता है सेल एंड परचेज दोनों क्या होंगे? कम होंगे, और इसके कारण डिमांड गिर जाएगी। तो साधनों का पूर्ण यूज कहाँ हुआ? इसलिए 1930 के बाद 36 में केन्स आता है, जो बुक लिखता है द जनरल थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड इनकम। उसमें उसने क्या शो किया कि एग्रीगेट डिमांड का घट जाना ही उत्पादन क्षमता के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, और साधनों का पूर्ण यूज नहीं होता, यानी कि साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता। तो इसका मतलब क्या दर्शाया कि इस परिस्थिति में जो केन्स के विश्लेषण में आर्थिक जो सिद्धांत है, वो विषय का क्षेत्र, आर्थिक सिद्धांत के विषय का जो क्षेत्र वो बढ़ गया, अब वो मैक्रो इकोनॉमिक की तरफ चल पड़ा। यानी कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू को केन्स जो है वो विश्लेषण करता है इस परिस्थिति को, और विश्लेषण करता है तो वो 1936 में अपनी पुस्तक लिखता है, और वो कहता है कि एग्रीगेट डिमांड ही एक ही देश की उत्पादन क्षमता को मैनेज करती है। ठीक है, और ये उत्पादन क्षमता ही आगे जाकर क्या दर्शाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्थान लेती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक को फेमस करने वाले इकोनॉमिस्ट थे आपके J.M. केन्स। तो समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत, राष्ट्रीय आय, रोजगार, ब्याज दर, ये जो बातें आई, इनको किस सांचे में रखा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो अर्थव्यवस्था में साधनों के प्रयोग, विशेषकर श्रम के लिए पूर्ण रोजगार प्राप्त तभी होगा जब एग्रीगेट डिमांड प्रमुख रूप से बढ़ेगी। अगर वो नहीं बढ़ रही है तो मामला क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो जो आर्थिक स्थिर अस्थिरता है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक उतार चढ़ाव है, तो ये सारा डिप्रेशन क्या होता है? ये क्या कहलाता है कि जो आर्थिक अस्थिरता, व्यापार चक्र, मंदी और तेजी, ठीक, ये सारे चीजें आपके सामान्य कीमत स्तर को दर्शाती हैं। सामान्य जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत सिद्धांत या स्तर। और ये जो सामान्य कीमत सिद्धांत है, ये किसका टॉपिक बन गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो जनरल प्राइस थ्योरी और वस्तु और लेबर का सिद्धांत जो है वो आपका माइक्रो में है।
तो सामान्य कीमत सिद्धांत का मतलब पूरी अर्थव्यवस्था के संतुलन की बात करता है, किसी एक सेक्टर की बात नहीं। और जब पूरी अर्थव्यवस्था के संतुलन की बात करते हैं तो वो किसकी बात करता है? मैक्रो इकोनॉमिक की बात करता है। तो जो व्यापार चक्कर है, इंस्टेबिलिटी है, ये सारे एक महत्वपूर्ण समष्टिगत प्रश्न को लेकर आते हैं, जिसको हम सामान्य कीमत स्तर कहते हैं। तो मुद्रास्फीति की दर क्या होगी, बेरोजगारी की दर क्या होगी, गरीबी की दर क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी, ये सारी चीजें, मंदी और तेजी क्या होगी, व्यापार चक्कर क्या होंगे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होगी, बिजनेस साइकिल क्या होंगे, ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स। और किसने कहा? जेम केन्ज। इसलिए केन्ज को कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड को फेमस करने वाला। माइक्रो और मैक्रो शब्द यूज नहीं किए, समझ गए। और अगला है नेक्स्ट पॉइंट कि इसी में छठी जो समस्या है, क्या जीएनपी राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो रही है या नहीं? ये भी इकोनॉमिक्स की केंद्रीय समस्या है। कैसे? देखो कि राष्ट्रीय आय या जीएनपी का मतलब क्या होता है भाई? राष्ट्रीय आय और जीएनपी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इन तीनों का मतलब क्या हुआ आपका? कृषि, ठीक, उद्योग और तीसरा सेवा। कृषि, उद्योग और सेवा, इन तीनों में टोटल प्रोडक्शन जो है वो आप देखो 1991 पहली योजना और आज हम 2024 तक। अभी मैंने कहा क्या आज भी वैसे ही गेहूं का उत्पादन है? क्या आज भी उतना ही चावल का उत्पादन हो रहा है? क्या हमारी जो लेबर है वो ऐसी ही अनस्किल है जो 50 साल पहले थी? रोजगार के अवसर कहाँ प्राप्त हो रहे हैं? क्या उतने ही है? क्या गरीबी और बेरोजगारी, भुखमरी उतनी ही है? ये सारी चीजें एनालाइज की जाती हैं। ये समस्या थी छठी, कि देश के अंदर आय बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उत्पादन क्षमता बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है, तो लोगों का जीवन स्तर। तो इन चीजों में ऐसे क्या हो जाता है, जब ये चीजें, टोटल प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो लोगों का क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगी तो लोगों की आय क्या होगी? बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो लोगों की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो बाजार का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। बाजार का आकार बढ़ेगा तो फिर लोगों को क्या मिलेगा? उत्पादन बढ़ेगा। इस प्रकार ये सारी चीजें, इन तीनों के आधार पर इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो आप देखो 1951 में हमारी, आज जो मैंने कहा था कि आज आपकी इकोनॉमी है जो, वो 2001 में आपकी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी थी और 2024 में 1 ट्रिलियन भी नहीं थी, बल्कि 2014 में थी बल्कि आपकी 1.5 ट्रिलियन। आज आपकी इकोनॉमी जो है वो 4 ट्रिलियन की है। ये कैसे हो रहा है? 4 ट्रिलियन डॉलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दुनिया में हम हाईएस्ट हैं, इंडिया। ये कैसे हो रहा है? ऑनलाइन आप पढ़ भी रहे हो, ये तभी हुआ जब साधनों का सही ढंग से यूज हो रहा है, कैपेसिटी का, स्किल्स का, एबिलिटी का, चाहे वो पॉपुलेशन हो चाहे साधन अन्य हो, क्योंकि मानव भी एक साधन है, इनका ढंग से यूज हो रहा, तभी तो बढ़ रहे हैं। वरना वही देश था, वही लोग थे, क्यों नहीं बढ़ा? एक दिन मैंने समझाया था, टैक्स अच्छा सिस्टम हुआ, टैक्स से सरकार की रेवेन्यू बढ़ रही है, रेवेन्यू से सरकार इन्वेस्टमेंट पे पैसे दे रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, आपके वो इंडस्ट्री स्थापित हो रही हैं, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, सैटेलाइट सिस्टम सीख हो रहा है, इसरो अच्छा काम कर रहा है, सैटेलाइट जा रहे हैं, इन्वेंशन के आधार पर नई नई खोज हो रही है, रिसर्च हो रहे हैं, आईआईटी बन रही है, आईआईएम बढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन आपके नॉर्मल डिग्री कॉलेज और टेक्निकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, लोगों के अंदर स्किल बढ़ रही है, और स्टार्टअप स्थापित हो रहे हैं, यूनिकॉर्न स्थापित हो रहे हैं, हेक्टाकॉन स्थापित हो रहे हैं। ये हैं क्या? ये चीज़ें बताएंगे आगे। क्लियर? अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपका जो समस्या आती है कि भाई केंद्रोत्तर मॉडल के ऊपर बात आई, कुछ अन्य मॉडल भी आए जो इकोनॉमिक्स में जुड़ते गए, पोस्ट केंजियन मॉडल। तो एडम स्मिथ ने एक
पुस्तक लिखी थी जो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, उसके बाद बहुत सी बुक आई। तो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, देश के ग्रोथ और विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं इकोनॉमिक्स में। अगर ये हो ही नहीं रहा तो फायदा क्या इकोनॉमिक्स पढ़ने का। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये पता ही नहीं कि बच्चों को समझ में आया नहीं आया, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, तो फिर टीचर होने का फायदा क्या भाई। क्लियर। तो यहाँ कुछ नए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ सिचुएशन दुनिया में बदली। एक तो क्या, एक कोल्ड वॉर शुरू हुआ, ये भी बताएंगे इसकी क्या रिजल्ट आए। कोल्ड वॉर शुरू हुआ यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में, एक तो ये सिचुएशन आ गई। दूसरा, कुछ पोस्ट केंजियन इकोनॉमिक्स आए और उन्होंने अलग अलग अपनी क्या दी, थ्योरीज दी। वो थ्योरीज कौन सी हैं, सिद्धांत कौन से हैं जो इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं, वो देखो कौन से हैं। एक हेरड डोमर का, स्वान का, ठीक है, नियो क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ, सोलो एंड स्वान। लिखता जाता हूं मैं, नियो क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ। बस ये थोड़ा सा पता होना चाहिए हमें, इसने कौन सा सिद्धांत दिया, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। तो नियो क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ, सोलो एंड स्वान, ऐसे ही हेरड एंड डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि का हेरड और डोमर का मॉडल, दोनों अलग अलग इकोनॉमिक्स हैं, दोनों के मॉडल अलग अलग हैं, ठीक है। ये विकास मॉडल है और ऐसे ही सोलो और स्वान का नियो क्लासिकल है। और केल्डन, जॉन रॉबिन्सन और कैम्ब्रिज ये विकास की समस्या को हल करने के मॉडल देते हैं। कैम्ब्रन नियो क्लासिकल के मॉडल माने जाते हैं, केल्डर, जॉन रॉबिन्सन और आपके कैम्ब्रिज के कैम्ब्रिज विकास मॉडल माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि विकास की समस्या हल कैसे होगी, तो वो आपका पीजीटी लेवल में नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा कुछ विशेष उल्लेखनीय है। देखिए रेगनर नरकसे, रेगनर नरकसे ने कौन सा मॉडल दिया, जो आप थ्योरी पढ़ते हो कि अल्पविकसित देशों में पूंजी निर्माण की समस्याएं, ये बुक है इसकी, एक अल्पविकसित देशों में पूंजी निर्माण की समस्या। क्यों भाई, आज भी वही है क्या, अल्पविकसित देशों में नए नए आजाद हुए हैं भाई, कॉलोनियल सिस्टम खत्म हुआ, तो पूंजी निर्माण की समस्या की बात करता है रेगनर नरकसे। कहाँ के थे ये, नॉर्वे। तो ये कहता है कि जो अल्पविकसित देश हैं या कम डेवलप हैं, ये पूंजी निर्माण की समस्या है। तो पूंजी निर्माण की समस्या है ना, तो इन्होंने क्या कहा, संतुलित विकास थ्योरी की बात की, संतुलित विकास सिद्धांत। संतुलित विकास का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था के जो तीनों क्षेत्र हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इन तीनों को एक साथ लेके चलना। तो रेगनर नरकसे हैं, ये संतुलित विकास की थ्योरी देते हैं और प्रच्छन्न बेरोजगारी में पूंजी निर्माण के संभाव्य बचत के सिद्धांत प्रस्तुत किए। यानी कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो, यानी कि जो एक्सेस लेबर लगी हुई है खेती में, वो पूंजी निर्माण का प्रमुख साधन हो सकती है शहरों की तरफ उनको माइग्रेट करके। तो अल्पविकसित देश जिनमें पैसा कम है, पूंजी निर्माण हो नहीं सकता, तो जो एक्सेस लेबर लगी हुई है खेती में, पर्सनल बेरोजगारी को, उसको हटाओ और उनकी स्किल का यूज करो। तो जैसे आप देखो 1951 में हमारे यहाँ 71% लोग कृषि पर डिपेंड थे, आज 39% लोग कृषि पर डिपेंड है। यानी कि जो एक्सेस लोग लगे हुए थे, अब वो इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपका केंज का था। ऐसे ही हर्षमन का,
आर्थिक विकास की प्रवृत्ति, हर्षमैन। आर्थिक विकास की प्रवृत्ति, ये असंतुलित विकास की बात करते हैं। असंतुलित विकास मॉडल की बात करते हैं। ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास साधन तो है ही नहीं, सारी इकोनॉमी में कैसे बांटोगे, पहले ही पैसे नहीं है, इसलिए एक क्षेत्र को उठा लो, पहले उसको डेवलपमेंट करो। इसमें ये दो चीजों का नाम लेते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी और सोशल ओवरहेड कॉस्ट। ये दो में से एक चीज उठा लो, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी और सोशल ओवरहेड कॉस्ट। इनके माध्यम से उत्पादन को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। ये आगे आएगी थ्योरी जब बताएंगे। तो यहाँ पर अविकसित तो स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उन्होंने कहा असंतुलित विकास का सिद्धांत। ऐसे ही आर्थर लुईस है, ये मिलाने का भी क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आपका गलत नहीं होगा। आर्थर लुईस, गांव में लेबर एक्सेस होती है, उस लेबर का यूज करो। तो इसने कहा कि श्रम की असीमित पूर्ति से अधिक विकास किया जा सकता है। श्रम की अपूर्ति, श्रम की असीमित पूर्ति, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो एक्सेस लेबर है ये, इससे आर्थिक विकास करो। उसमें और इसमें फर्क क्या है? रेगनर नर्कसे क्या कहता है, जो पर्सनल बेरोजगारी है उसमें से एक्स्ट्रा लेबर हटाओ, पर्सनल बेरोजगारी यूज करो। ये कहता है जो लेबर है, श्रम है, अनलिमिटेड है, अविकसित देशों में थोक के भाव लेबर है, उसका औद्योगिक विकास में यूज करो। और ए के सेन द्वारा एक मॉडल और दिया, तकनीकी का चयन, चॉइस ऑफ टेक्निक। ए के सेन का कई जगह पूछा हुआ भैया, लेबर और कैपिटल में से चॉइस ऑफ टेक्निक, तकनीकी के चयन द्वारा। तकनीकी के चयन द्वारा आर्थिक विकास। ये कहता है कि टेक्निकल सिस्टम देखो, आज भारत मोस्टली किस पे चल रहा है, ये जो असीमित पूर्ति थी वो कहाँ पर आ गई, तकनीकी में आ गई। अब हर जगह टेक्निकल है, और भारत में तो क्यूआर का जलवा आप देख चुके, डोली चाय वाला है ना, ऐसे ऐसे। अरे सोशल मीडिया का जमाना में पता नहीं कब किसको हीरो बना दे। अब वो प्राइवेट जेट में उड़ रहा है जो कभी चाय बनाता था। ये ताकत है सोशल मीडिया की, ऐसे ऐसे लोगों को दिन दिन एक रातों रात हीरो बना देता है, लेकिन वो जितनी जल्दी ऊंचाई पे जाते हैं उतनी जल्दी गिरते भी हैं। ये भी नियम है, तो यहाँ भी ध्यान रखना। तो श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया, तकनीकी चयन का सिद्धांत किसने दिया, और एक भारत के भी हैं डॉक्टर एस चक्रवर्ती। डॉक्टर एस चक्रवर्ती, इन्होंने भी एक पॉइंट दिया था कि भी आर्थिक समस्याओं में क्या है कि विनियोग आयोजन की युक्ति, लॉजिक ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, यानी कि जो निवेश है वो उसका मैनेजमेंट करो। युक्ति का मतलब होता है तरीका, यानी कि जो निवेश का मामला है उसको सही ढंग से मैनेज करो, क्योंकि आपके पास पैसा कम है, उसको ढंग से यूज करोगे तो तकनीकी भी ठीक हो जाएगी, लेबर भी ठीक हो जाएगी। तो ये पोस्ट केंजियन थ्योरी है सारी, यानी कि केंज के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद लोगों के दिमाग में क्या आया, ये सारी चीजें आपकी क्या मानी जाती हैं, अलग अलग थ्योरी मानी जाती है। तो थोड़ा सा इनका हमने ब्रीफ में क्या किया है, विश्लेषण किया है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि माइक्रो और मैक्रो के बेसिक जो मॉडल हैं वो कौन से आते हैं। ठीक, माइक्रो एंड मैक्रो हिंदी में सबको पता ही है, समष्टि
एंड वेस्टी। तो जो माइक्रो के मॉडल हैं बच्चों वो किस हिसाब से आएंगे और मैक्रो के किस हिसाब से आएंगे, ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन होना जरूरी है। वेस्टी में आता है बच्चों पदार्थ कीमत निर्धारण। थ्योरी पूछ लेंगे कौन सा माइक्रो का है कौन सा मैक्रो का है। पदार्थ कीमत निर्धारण, इसमें भी आगे दो पार्ट हो जाते हैं। पदार्थ कीमत निर्धारण में भी वस्तु की और उत्पादन यानी कि मांग का सिद्धांत और उत्पादन लागत का सिद्धांत। मांग सिद्धांत यानी कि लॉ डिमांड थ्योरी और उत्पादन लागत। उत्पादन लागत में आएगा लेबर एंड कैपिटल और मांग सिद्धांत में आएगा डिमांड एंड सप्लाई। ये सारी चीजें इसमें आती। क्लियर। दूसरा आता है साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत। साधन कीमत फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ध्यान रखना जर्नल प्राइसिंग नहीं है, ये फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी है। अब फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी का मतलब हो गया कि लैंड को क्या मिले, लेबर को क्या मिले, कैपिटल को क्या मिले और एंटरप्रेन्योर को क्या मिले, उद्यमी को क्या मिले, इनका निर्धारण कैसे हो। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था पिछली क्लास में, घर ऑन रोड पे है तो रेंट कितना हो, घर कॉलोनी के अंदर है तो रेंट कितना हो, तो लगान मजदूरी, तो इन सब को क्या मिलता है क्रमशः है लगान मजदूरी, ठीक, ब्याज और लाभ, क्रमशः इनको ये मिलता है। इसको हम वितरण सिद्धांत भी कह सकते हैं। ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि यही आए। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी भी कह सकते हैं कि जितनी जिनकी लागत है जितनी जिनकी वैल्यू है उसके हिसाब से करो। और तीसरा इसमें आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इसमें सामान्य संतुलन का सिद्धांत आ जाता है। आर्थिक कल्याण में आपका आंशिक और विशिष्ट संतुलन आ जाएंगे, सामान्य संतुलन आ जाएगा, वालरस की थ्योरी आ जाएगी, 2x2 मॉडल आ जाएगा। तो इकोनॉमिक जो वेलफेयर है वो भी आपका माइक्रो में आता है। इसके अलावा आपका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, कॉस्ट फंक्शन क्या है, डिमांड एंड थ्योरी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। ये तो है थ्योरी माइक्रो के। कुछ टॉपिक में जैसे पूछ लें कि आपको पता है इलास्टिसिटी डिमांड, टाइप ऑफ मार्केट, तो यहाँ पर हम थोड़ा टॉपिक का और विश्लेषण कर देते हैं जो माइक्रो में ही पढ़े जाते हैं। कि मांग की लोच, क्योंकि मांग थ्योरी में पढ़ोगे आप मांग की लोच। दूसरा आपका अभी मैंने बताया बाजार व प्रकार, ये भी आपके किस में आएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। तो लागत फलन तो उसमें है, तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि फलन भी अगर हम अलग से करें ना, फलन फंक्शन, तो 3 फंक्शन आपको पढ़ने पड़ते हैं। क्या कौन से प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड रिवेन्यू, ये सारे फंक्शन आपके इसमें आ जाते हैं। ये सारा मैटर किसमें है, माइक्रो में। कई बार तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा माइक्रो का है और कौन सा मैक्रो का है। क्लियर। कोई डाउट है तो बेटा पूछ लेना, कोई बच्चा दी ऑनलाइन है तो जो अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है, स्थान है, वैसा ही समष्टि का भी है। तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक महत्व है। कुछ समय पूर्व यानी कि मुख्यतः केंद्रीय क्रांति से पूर्व आर्थिक या अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से माइक्रो इकोनॉमिक्स को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन आज जो है वो केंज के हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था
ही सब कुछ नहीं है। सरकार, शासन, प्रशासन, क्वीनरी और आपका अलग से 5 क्षेत्र हो गए हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के अलावा चतुर्थ और पंचम, यानी कि क्वाटरनरी और क्वीनरी, ये 2 क्षेत्र और हो गए हैं। एक में आएगा आपका जो स्किल मैन है, जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हैं, वो क्वीनरी में आता है। और क्वाटरनरी में। और क्वीनरी में क्या आता है, शासन प्रशासन से संबंधित निर्णय लेने वाले, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर, जो मीटिंग होती हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो जो मैनेज करते हैं सारा सिस्टम, वो उसमें आता है। तो 5 क्षेत्र हो गए, 3 ट्रेडिशनल हैं, 2 आपके मॉडर्न हैं। अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि में आपका जो मेन क्या है, जो मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें लोगों की रुचि बढ़ी 1936 के बाद केंज के नाम से। तो केंज ने ही कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स फेमस करना। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने फेमस किया, तो आंसर दे देना सिर्फ जेएम केंज। तो मैक्रो इकोनॉमिक में क्या आता है, टॉपिक क्या है या इसका फील्ड क्या है, तो जाहिर सी बात है कि स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना। स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, यानी कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था का, होल इकोनॉमी का अध्ययन करना ही आपका मैक्रो इकोनॉमी कहलाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, जैसे उसकी थ्योरीज हैं ऐसे इसकी भी है भाई, कि समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत कौन से हैं। माइक्रो के हो गए, मैक्रो को भी पता होना चाहिए। एक तो आपका आय व रोजगार का सिद्धांत। जब आय व रोजगार सिद्धांत की बात करते हैं ना बच्चों, तो इसमें भी 2 पार्ट हो जाते हैं। वो 2 पार्ट कौन से होते हैं, उपभोग फलन और निवेश, यानी कि उपभोग से कैसे आय और रोजगार बढ़ाया जाए, और निवेश से आय और रोजगार कैसे बढ़ाया जाए। ये सारा केंजियन मॉडल चलता है। उपभोग कितने प्रकार का होता है, निवेश, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, एमईसी क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है, त्वरण क्या है, गुणक क्या है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। ये दोनों मिलाकर आपके क्या कहलाते हैं, उपभोग और निवेश। इन दोनों को मिलाकर ही आपका क्या बनता है, उच्चतर उच्चावाच का सिद्धांत, ऊपर और नीचे। तो उच्चावचन का मतलब क्या होता है, बिजनेस साइकिल, व्यापारिक उतार चढ़ाव, ये सारा इसी पे आ जाता है, आय और रोजगार से। दूसरा आता है बच्चों इसमें सामान्य कीमत स्तर। सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। जो सामान्य कीमत स्तर का मतलब होता है, इसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, ये सारी चीजें। तो सामान्य कीमत सिद्धांत यानी कि इन्फ्लेशन क्या है और डिफ्लेशन क्या है। तो सामान्य कीमत सिद्धांत में देखा जाता है कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिप्रेशन, स्टैगफ्लेशन, री इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें आएंगी आपकी। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ये एक हिसाब से किसको इफेक्ट करती हैं, आपका इसी को इफेक्ट करती हैं। किसके थ्रू, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू। और एग्रीगेट डिमांड में ही आपके आ जाते हैं निवेश भी और आपका उपभोग भी। क्लियर। तो आपस में इंटरलिंकिंग है, और इंटरलिंकिंग से ही पता चलता है कि कैसे इकोनॉमिक्स समझनी होती है। अगर आपने एक क्लास भी छोड़ दी ना तो गया मामला। तो आपको ये नहीं पता कि कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बिजनेस साइकिल को इफेक्ट करेगी, उसमें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कैसे काम करेगी, यही चीजें सामान्य कीमत सिद्धांत। आर्थिक विकास का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत भी आपका इसी में आता है। जैसे जब आर्थिक विकास की बात करते हैं तो एलडीसी क्या है, यूडीसी क्या है, डीसी क्या है, यानी कि डेवलप्ड कंट्री, लेस डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री। इनमें विकास और कल्याण से आप क्या समझते हो, विकास किसे कहते हैं, वृद्धि किसे कहते हैं, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें हैं। और दूसरा है
वितरण का समष्टि सिद्धांत। वितरण का समष्टि सिद्धांत क्या होता है? एक है वितरण का व्यष्टि और है एक वितरण का समष्टि। यहां तो सिर्फ सभी आ जाएंगे वितरण में कि भी लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ वो कैसे निर्धारित हों। और यहां पर क्या है, मजदूरी और लाभ का सापेक्ष भाग, कि पूरे देश में मजदूरी और लाभ का सापेक्ष भाग कितना है। ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा विषय, कौन सा थ्योरी। अब यहाँ विषय और देख लेते हैं, ये भी याद आ गया कि जो टॉपिक है इस मैक्रो इकोनॉमिक के, जो टॉपिक हैं वो नेशनल इनकम आपको पढ़ना है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी पढ़नी है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है, वर्ल्ड ट्रेड पढ़ना है, बीओपी क्या है, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन पढ़ने हैं, इसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, इस टाइप और बाकी थ्योरी में पढ़ना है। तो नेशनल इनकम आपका आर्थिक विकास में आ जाएगा या सामान्य कीमत सिद्धांत के साथ मिलकर, या आय या रोजगार में आ जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका ऐसे ही कनेक्ट होते हैं। क्लियर। तो टॉपिक कौन से हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन किस में आएगा, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम, टैक्स एंड बजट सिस्टम, ठीक, ये सारे, पब्लिक एक्सपेंडिचर, घाटा क्या होता है, कितने प्रकार के बिल होते हैं, ये सब आपका मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी इनमें आएगा। ठीक, तो यहां चीजें आपको पढ़ने में आ गई समझ में। अब थोड़ा सा हम यूं देख लेते हैं, माइक्रो और मैक्रो दोनों को अलग अलग किसने किया, ठीक है, दोनों वर्ड, बोथ वर्ड किसने यूज किए, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन आते हैं भाई, थोड़े से फैक्ट भी होने जरूरी हैं। वर्ड यूज्ड बाय रैगनर फ्रिश, ठीक, 1933, यानी कि माइक्रो और मैक्रो वर्ड रैगनर फ्रिश ने यूज किए थे, रैगनर नर्क से नहीं। और दोनों को अलग अलग करने में 1966 में योगदान है दो व्यक्तियों का। इसमें भी दो व्यक्ति, एक तो यही है रैगनर फ्रिश, रैगनर फ्रिश जो है वो नॉर्वे के हैं, वो मैं नॉर्वे उनको बताया गया था रैगनर नरकशे को। और दूसरे हैं टिम्बरजेन, ये यूएस के इकोनॉमिक्स हैं। इन दोनों ने 1966 में माइक्रो और मैक्रो को अलग किया था, यानी कि पहले माइक्रो और मैक्रो अलग नहीं थे, लेकिन माइक्रो शब्द अब बात बताया जैसे फेमस कब हुआ ये 1936 में जेएम केन्ज की थ्योरी के बाद, द जनरल थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि मैक्रो वर्ड फेमस किसने किया। ध्यान रखना, फेमस का आंसर अलग है, वर्ड यूज करने का आंसर अलग है, ठीक, और दोनों को अलग करने का अलग है। इसलिए इन दोनों को पहली बार मिलाकर 1969 में पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि नोबेल पुरस्कार शुरू से नहीं है भाई, ठीक। पहला नोबेल अवार्ड पुरस्कार किसने दिया, आपका रैगनर फ्रिश और टिम्बरजेन को। उससे पहले जो नोबेल पुरस्कार है वो यूज हुआ ही नहीं। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों कि ये फैक्चुअल है। अब समष्टि और व्यष्टि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनमें अपनी अपनी फीचर्स हैं, सीमाएं हैं।
तो मैक्रो का जैसे देश की इनकम आपको भाई काउंट करनी है, जीएनपी या जीडीपी काउंट करना, तो हर एक जिले का होना चाहिए, जिले के अंदर गांव का होना चाहिए, और उसके लिए कब जानकारी होनी चाहिए, पॉपुलेशन की जानकारी होनी चाहिए, कितने कमा रहे हैं, कितने डिपेंडेंट हैं, कितने नॉन डिपेंडेंट हैं, ऐसे भी नॉन आपके पास इंफॉर्मेशन हो। तो माइक्रो से ही मैक्रो बनता है। वही है ना भाई, जैसे एक एक प्रयास से ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद ही नहीं होगी तो घड़ा कहाँ से भरेगा। तो सारे देश के जिलों की, गांव की, लोगों की, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज्ड, नॉन ऑर्गेनाइज्ड, एनजीओ, प्राइवेट, पब्लिक, जितने भी लोग, सेल्फ रोजगार, सबकी कलेक्शन करोगे तो ही तो जीडीपी जीएनपी का पता चलेगा। यानी कि माइक्रो के आधार पर ही मैक्रो का एनालाइज होगा, लेकिन जब तक मैक्रो का एनालाइज नहीं करोगे तब तक छोटे लेवल की पॉलिसी कैसे बनाओगी। जैसे योजना आयोग है, पूरे देश के लिए पॉलिसी बनाता है, तो पूरे देश की पॉलिसी कब बनेगी, जब नॉलेज हो, अंडर लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक नॉलेज हो कि किस जगह, किस गांव की कितनी जरूरतें हैं। तो उसमें जब हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो उसमें आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स में पॉलिटी आ जाती है, कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये थोड़ी पॉलिटी के पॉइंट हैं। यानी कि जो फाइनेंस कमीशन वो टैक्स एलोकेशन कैसे करता है, योजना आयोग वो योजनाएं कैसे बनाता है। तो माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे के सहयोगी हैं, प्रतिद्वंदी नहीं है। यानी कि जब तक हम दोनों का परस्पर तालमेल नहीं करेंगे तब तक किसी देश की इकोनॉमी को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पॉइंट था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, क्या टॉपिक है, क्या क्या थ्योरी है, क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है, ये चीज कंप्लीट हुई। अब देखो, आपको मैंने शुरू में समझाया था कि आप कोचिंग करने आए हो किसमें, दृष्टि प्लेटफॉर्म पे। ठीक है भाई, दृष्टि में आपको पढ़ा रहे हैं टीचर। ना जी, बड़ी अच्छी बात बताई, हमें तो पता नहीं था टीचर पढ़ा रहे हैं ना। कोचिंग के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, फी। फ्री में तो होगा नहीं। फी आपकी कितनी है, मान लो 10,000। घर से आप कितनी लेके आए थे, 50,000। याद है एग्जाम्पल, घर वालों ने आपको 50,000 रुपए दिए थे, फीस कितनी दे दी, 10,000। बाकी के 40,000 आपने किस में यूज किए थे, 40,000 आपने यूज किए थे पीजी में, बुक्स में और ट्रेवलिंग में, यही था। इसमें आपने 40,000 यूज किए। तो इसमें कुछ पीजी के पास से ले गए, कुछ बुक वाले के पास से ले गए, कुछ ट्रेवलिंग वाले के पास से ले, यानी कि किसी की कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इन तीनों से इनकम हो रही है। ठीक, इनमें से किसी एक का बच्चा यहाँ भी तो फिर कोचिंग ले सकता है, ले सकता है या नहीं ले सकता। यानी कि ये जो इन्होंने इनकम कमाई, इसी इनकम से वो क्या कर रहे हैं, फिर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और एक्सपेंडिचर से ही क्या होता है, उनका खपत, कंजप्शन हो रहा है, क्योंकि उनके पैसे भाई, आप जैसे बहुत से बच्चे पीजी में रह रहे हैं, आप जैसे बहुत से बच्चे ऑटो में आ रहे हैं, आप जैसे बहुत से बच्चे बुक लेंगे, तो एक आप हो और कोचिंग लेने वाले हो 1,000, तो 1,000 को 50,000 से गुना कर दो, एवरेज भी मान ले। और अब दृष्टि में टीचर है भाई, टीचर फ्री में काम कर रहा है क्या, ये क्या लेगा, सैलरी। और यही सैलरी का, मान लो 1,00,000 सैलरी है एक टीचर की एवरेज, तो 1,00,000 के 1,00,000 क्या होगी, वो सेविंग कर लेगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है। सेविंग कितने कर लेगा महीने के, मान लो 40,000 उसने सेविंग कर ली, बाकी 60,000 क्या करेगा बताओ। अब 60,000 में रेंट भी देना, घर का ही है, तो उसके साथ साथ उसको ट्रेवलिंग भी करनी पड़ेगी। अगर उसके पास कार है तो पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, या कोई ईएमआई जा रही है, ऐसे जा रही है, कोई कार ले रखी तो ईएमआई देनी पड़ेगी। और बच्चों की स्कूल फीस, स्कूल है, एजुकेशन है, हेल्थ है, कोई ना कोई बीमा कर रखा होगा, उसकी किस्त जाएगी, ये जाएगी या नहीं जाएगी। और एक टीचर तो है नहीं, टीचर भी कम से कम मिल जाएंगे कितने, 100। अब देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इन सब चीजों में आपको कुछ चीजें कॉमन है। इस सेविंग का क्या करेगा 40,000 का टीचर, कहीं ना कहीं क्या करेगा,
इन्वेस्ट करेगा, या फिर इन्वेस्ट करके क्या कर सकता है, बिजनेस में कर सकता है, या फिर कहां पर जमा कर सकता है, बैंक में है। बैंक आगे जाके क्या देंगे, लोन देंगे। लोन देने वाला बैंक को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। सिस्टम चला ही नहीं चला आपस में है, चल रहा है ना। एक आदमी तो काम कर नहीं रहा, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। क्लियर, आया समझ में। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये जो सारी चीजें बच्चों, ये कुछ कुछ चीजें कॉमन सेंस ले रही हैं आपकी। क्या, इन्वेस्टमेंट, ठीक, सेविंग, कंजप्शन, एक्सचेंज, क्योंकि पैसे में कर रहे हो, मॉनेटरी एक्सचेंज है भाई। घर से तुम गेहूं की बोरी थोड़ी लेके आए हो, गन्ना थोड़ी लेके आए हो, पैसे दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हो मॉनेटरी में। और इन्वेस्टमेंट की जगह जगह आप एक्सपेंडिचर भी कर रहे हो, इनसे फिर इनकम भी जनरेट हो रही है, इससे प्रोडक्शन भी हो रहा है, चाहे वो गुड्स और सर्विस का हो। ये सारी आपकी क्या कहलाती हैं बच्चों, ये सारी कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी की शॉर्टकट डेफिनेशन क्या है, कि वो एक्टिविटी जो किसी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करे, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी दिल्ली में ही हो रही है क्या, आप कपड़े, भोजन, शिक्षा दिल्ली में हो रही है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो एक शहर, एक गांव, एक राज्य, एक देश और विश्व में हो रही हैं। तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को जानना कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब को जानना ही क्या कहलाता है बच्चों, इकोनॉमी कहलाता है। अगर सिंपल लिखवा देता, आर्थिक गतिविधियों को जानना ही इकोनॉमी है। इकोनॉमिक्स तो क्या है, उत्पादन, उपभोग, वितरण कैसे किया जाए, लाभ का, धन का उत्पादन कैसे किया जाए, कल्याण कैसे किया जाए, वो तो इकोनॉमिक्स है। लेकिन इकोनॉमी क्या है, इन इकोनॉमिक एक्टिविटियों को जानना, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, तरीका क्या है, ये सारी चीजें जानना ही, एक गांव से लेकर पूरे विश्व तक, उसको इकोनॉमी कहते हैं। अब इकोनॉमी के कितने प्रकार होते हैं, ये कल वाली क्लास में कराएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स के दो हो गए, माइक्रो और मैक्रो, ऐसे इकोनॉमी के भी प्रकार होंगे, कौन से होंगे वो आगे वाली क्लास में। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।